वेलकम फ्रेंड्स, टीएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। द लास्ट डेज क्लासेस, जिसे हम यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स, रेलवे, एसएससी तथा जो भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जाती हैं वैकेंसी, उनके बारे में पढ़ाते हैं। तो अभी हम मेनली जो मेंस है उसके विषय में पढ़ा रहे हैं। जो मेंस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसलिए अपन जल्दी से क्या करते हैं, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक, हम अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें लगभग 7 चैप्टर हो चुके हैं। ये अपना चैप्टर नंबर 8 है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास की ज्योग्राफी की बुक पढ़ेंगे। ठीक, और अगर आप बताएंगे तो उस सब्जेक्ट को भी हम जल्दी से स्टार्ट करवा देंगे, जो भी सब्जेक्ट आप लोग बताएंगे। तो चलिए आज जल्दी स्टार्ट कर दें। साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप लोग जल्दी से शेयर कर दो, आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक, और लाइक करो, जिससे मुझे पता लगेगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक, मुझे अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से है, इसमें देखिए, भारत भारत में क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। जलवायु पढ़ना है, वनस्पति पढ़ना है तथा वन्य जीव पढ़ना है। यानी 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें। पहली क्या पढ़ना है, जलवायु, दूसरी वनस्पति, तीसरी वन्य जीव। तीन चीज़ों के ऊपर चैप्टर रिलेटेड है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पेन ले लें। इसको और थोड़ा सा जूम कर लो। चलो स्टार्ट करें। चलो, लो प्रभु का नाम ले लिया, प्रभु का नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला या क्या है, होने वाला परिवर्तन है। तो मौसम क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखो जल्दी। लिखिए, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। जैसे मान लीजिए, सुबह धूप थी, दोपहर में थोड़ी छाँव है और शाम को बारिश हो गई। तो ठीक एक ही दिन में मौसम बार बार चेंज होता रहता है, इसलिए कहते हैं दिन में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक, चलो ये लिख लिया आपने। हाँ, डेफिनेशन को यहाँ से लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, चलिए इसमें क्या क्या है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि हैं। इसमें 3-4 चीज़ें और कई सारी चीज़ें क्या है, एक साथ जुड़ी हुई हैं। किस में, मौसम में। क्या बता रहे हैं, तापमान, टेम्परेचर है ना, वर्षा यानी रेन है, ठीक है, और विकिरण मतलब उसमें उमस, हाँ, ह्यूमिडिटी है, और भी अन्य घटक हैं उसके, है ना, या तेज़ हवाएं चल जाएं। मान लीजिए अगर मौसम सब कुछ साफ है, अचानक से तेज़ आंधियाँ चल गई, तो ये क्या है, अचानक से मौसम में परिवर्तन है। चलिए, उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको कैसे ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
ठीक है ना। गर्मियों के मौसम में जैसे मार्च से अप्रैल का टाइम देख लो, तब आप कहाँ ऊनी कपड़े पहनते हैं, सिंपल टी शर्ट में निकल जाते हैं, कहीं भी जाना है टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना और निकल दिए। हाँ, और नहीं तो इवनिंग में आप रोड पे घूमते हुए दिख ही जाते हो, क्योंकि क्योंकि उस टाइम क्या रहता है, बहुत उमस पड़ती है ना, बहुत गर्मी पड़ती है, वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है बॉडी से। ठीक, चलिए। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं, जैसे देखिए, क्या आप आइसक्रीम खाएंगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। और वाटरमेलन है, तरबूज हो गया है, ऐसी चीज़ें आप ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। ठीक है, या अपने खान पान में चेंज कर लेते हैं। तो क्या मौसम के हिसाब से आप अपने खान पान में भी परिवर्तन करते हैं। ठीक, इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, जैसे ठंडी के समय में आप गर्म चीज़ें, जैसे ठंडी आ जाएंगी, फिर आप स्टॉल पे जाके, है ना, समोसे खाएंगे, है ना, पकौड़े खाएंगे, है ना, वो गर्म चीज़ें हैं थोड़ी सी। चलिए, सामान्यतः भारत में मुख्य प्रमुख मौसम होते हैं, कौन कौन से हैं, चलो मौसम के बारे में देख लें। सामान्यतः भारत में कितने मौसम हैं, देखिए लिखिए यहाँ, पहला नंबर, दूसरा, ठीक, तीसरा, और ये वाला लास्ट वाला, 4 मौसम है। ठीक है, 4 ऋतुओं के हिसाब से, या ऐसा पूरी साल को अपन ऐसा डिवाइड कर लिया कि इन 4 उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं, या परावर्तन या परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। जैसे मानिए, दिसंबर से फरवरी क्या अधिक ठंड देखने को मिलती है ना, ठंडी का मौसम रहता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, स्वेटर्स पहननी पड़ेंगी, है ना, जैकेट्स जैकेट्स देख लो, है ना, या ब्लैंकेट ओढ़ के बैठना पड़ता है, अलाव जलाना पड़ता है। ठीक, गांव में देखेंगे तो जो दादा लोग रहते हैं वो काफ़ी रात तक बैठे रहते हैं ना, एक जगह आग बाल लेंगे और कई सारे लोग आ जाएंगे, हैं, उसमें बातें करते रहते हैं और वहीं पे अपना टेम्परेचर मेंटेन करते रहते हैं। ठीक, चलो, मार्च से मई तक गर्मी का मौसम रहता है। मार्च और मई में देखा होगा कितनी गर्मी पड़ती है ना, आप लोग छतों पे सोते रहते हैं, हाँ, या कहीं पेड़ों पे खेतों की तरफ निकल जाते हैं। हाँ, चलिए, ठीक, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम रहता है, जो कि अभी टाइम है। तो देखिए अब कितनी बारिश हो रही है। ठीक, तो ये कैसा वर्षा वाला मानसून है, जून टू सितंबर। ठीक, चलो, अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का मानसून होता है। देखिए अब कब, अक्टूबर और नवंबर में फिर से थोड़ी, हाँ, मानते हैं इससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, कब वर्षा होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उमस रहती है। और जब लौटता हुआ मानसून आएगा ना, तो वो पूरी तरह से जो अर्थ की हीट है उसे बिल्कुल ठंडा कर देगा। फिर उसी के बाद तुरंत दिसंबर में आते हैं, तो फिर अपनी ठंडी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, तो देख लिया चारों। चलो, शीत ऋतु क्या है, शीत ऋतु के बारे में पढ़ लें। ठीक, ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम होता कम हो जाता है। ठीक है, क्या है, सूर्य की किरणें जब सीधी नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, इधर अपने आप ठंडी बढ़ जाएगी, कौन से, भारत में ना, या उत्तर भारत में। चलो, देखिए, अब सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही होंगी, अगर इधर अपने यहाँ ठंडी हो रही है तो सूर्य की किरणें कहाँ, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होंगी, सॉरी, मकर रेखा पर, है ना। ठीक, देखना आप, है ना, कहाँ पे सीधी पड़ रही होंगी, जब उत्तर भारत में अगर ठंडी अधिक है तो सीधी जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पड़ेंगी, कहाँ पे, कर्क रेखा पे पड़ेंगी। ठीक, अगर वो ज़्यादा ठंडी गर्मी पड़ रही तो वो मकर रेखा, सॉरी, कर्क रेखा पे पड़ेंगी, और ठंडी पड़ रही तो कर्क रेखा, यानी देखिए अपना ये रहा गोलार्ध, एक बार और देख लें, ये रहा, ये अपना ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया,
ठीक, ये हो गई कर्क, ये हो गई अपनी मकर। ठीक, अगर उत्तर भारत में ठंडी है तो क्या है, उत्तर भारत में ठंडी है तो इधर, इस पे सीधी किरणें पड़ रही हैं। अगर उत्तर भारत में गर्मी है तो, हाँ भारत में अगर गर्मी है तो इधर सीधी किरणें पड़ेंगी। ठीक, तो अभी की स्थिति इस वाली ऋतु में, इस वाली ऋतु में स्थिति कौन सी है कि सूर्य की किरणें इस वाले सेक्टर में सीधी पड़ रही होंगी। ठीक, चलो समझ गए, आगे चलते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करें, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिनके दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवनें बहती हैं, जिससे लू कहा जाता है। ठीक, लू की परिभाषा लिख लो, दिन के समय गर्म और शुष्क पवनें जो चलती हैं उसे लू कहते हैं। कहाँ, भारत में। ठीक, चलो तो इस टाइम पे सूर्य की किरणें कहाँ पे होंगी, ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें अपने इधर होंगी। ठीक, इस वाले सेक्टर में। चलो नेक्स्ट, आओ कुछ करके देखें। ये आप एक्टिविटी पढ़ेंगे, इसे अपन नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, चलो ये नॉर्मल है, आप लोग पढ़ लेंगे। चलिए, सदस्यों के प्रति उदाहरण दिए गए वर्षा, मराठी पाउडर। अच्छा, इसको देख लें, है ना, क्या है हिंदी में वर्षा को क्या, अच्छा बारिश है उसको क्या बोल रहे हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, वर्षा बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, बारिश बोलते हैं, मराठी में पाउश बोलते हैं, और बंगाली में वर्षा, है ना। चलो ये आप देख लेना, इसका एक्टिविटी को पढ़ना। ठीक, चलो ये नॉर्मल एक्टिविटी है, आप ये कोई काम की नहीं है, इसलिए अपन इसे स्किप करते हैं। ठीक, चलो इसे थोड़ा इधर ले लो। चलो, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून। अच्छा, दक्षिण और पश्चिम मानसून कहाँ, देखिए ये रहा अपना भारत, ऐसा मैप बनेगा, है ना। ये दक्षिण भारत हो गया, दक्षिण भी है, ये रहा अपना ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। ठीक, ये वाला सेक्टर अपना दक्षिण हो गया, और उसमें भी पश्चिम है तो ये वाला। ठीक, इधर से क्या बोला, इधर से मानसून जाएगा किशोर, ऐसा मानसून ये चल रहा है। ठीक, कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून, इस जगह से अपना मानसून उठेगा। आगे बढ़ता है, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की से स्थल की ओर बहती हैं। ये रही अपना अरब खाड़ी, अरब सागर है ना, अरब की खाड़ियाँ, और ठीक है ये रहा अपना बंगाल में, बंगाल। अभी क्या क्या होगा, इस टाइम स्थल की ओर पवनें ऐसी चलेंगी। ठीक, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से ऐसी चल जाएंगी। ठीक है, और ये ऐसे, ये स्थल ही है ना, हाँ समझ गया, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ेंगी। चलो ठीक, स्थल की ओर बहती हैं, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। चलिए ठीक, इधर से आए, ये अपना पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट है, इधर टकराएंगे तो इधर बारिश कर देंगे, है ना। और फिर क्या बोलते हैं अपन, यहाँ ये अपना केरला हो गया। ठीक, इधर तो इधर क्या होगा, जैसे 1 जून आएगा तो क्या होगा, इधर वर्षा हो जाएगी। ठीक, इधर अपना, इधर इस वाले सेक्टर में क्या होगा, यहाँ 3-4 पहाड़ियाँ एक साथ हैं, एक सेकंड, हाँ चलो, इधर 3-4 पहाड़ियाँ एक साथ हैं, जैसे उसे क्या बोलते हैं, गारो खासो जयंती एंड पटकोई, है ना, ऐसी पहाड़ियाँ हैं। तो बंगाल की खाड़ी में भी जैसे ही उठेगा तो इधर भी बहुत सारी वर्षा, जब भी जो नमीदार हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तब बारिश का, उसका परिणाम क्या होता है, बारिश हो जाती है। ठीक, चलो मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलो जल्दी पढ़ें, इसे भी खत्म करते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। देखिए ये वाला है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई अपना। ठीक, इधर से जब ऐसी पवनें ये लौटने, देखिए जब मानसून इधर से चलता है तो ऐसा इधर अपना हिमालय हो गया, ये वाले सेक्टर में अपना हिमालय हो जाएगा ये। ठीक, ऐसा टकराएगा, हिमालय से टकराएंगे और ऐसा घूम के चली जाती हैं पवनें। ठीक, मतलब ऐसे इस राउंड शेप में चलती हैं पवन, है ना। और इधर से जाएंगी तो इस राउंड शेप में चलती हैं। जो बंगाल की खाड़ी से उठेंगे, जो
अरब सागर की खाड़ी से उठेंगी तो सीधा कहाँ सीधी चली जाएंगी, हिमालय से टकराएंगी, कुछ पंजाब उस साइड पाकिस्तान साइड चली जाएंगी, और कुछ हिमालय से टकराएंगी और लौटते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलेंगी। ठीक, बंगाल की खाड़ी में जो पानी यहाँ से पानी एब्जॉर्ब किया, फिर इसके बाद अपना इधर कहाँ तमिलनाडु वाले सेक्टर में देखेंगे, लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होगी। फिर वहाँ पे क्या, वो आम पकते हैं ना, वो वाला देखा होगा आपने कभी। चलो ठीक, यहाँ फूलों की वो, जैसे ही उस लौटते हुए मानसून से बारिश होती है तो इधर आम पक जाएंगे, ठीक है, फूल आते हैं, है ना। तो ये वाली कहानी इधर अपने तमिलनाडु में। ठीक, और इसकी ये अरब सागर वाली की इसकी एक शाखा ऐसी निकल जाती है पाकिस्तान की ओर। चलो ठीक, मौसम वाला हो गया समझ में। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम से वर्षा होती है। तमिलनाडु, ये देखिए आंध्र प्रदेश, एपी इस वाले सेक्टर में है, ये तीनों, है ना, में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसतन दशा को जलवायु कहते हैं। चलो इसको डेफिनेशन को लिख लो जल्दी, और डेफिनेशन मेरे साथ रिपीट करो। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दिशा को या औसत दशा को क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। एक बार और रिपीट करो, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक, चलो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लो। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, मौसमी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसे मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा पर प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ठीक, उष्ण कटिबंधीय है क्योंकि यहाँ देखिए ये अपना भारत है जो 0 डिग्री के भी काफ़ी करीब है। ठीक, और ऊपर 23.5 है ना, इसी के बीच में सूर्य अपना आना जाना इसका लगा रहता है ना, वो 23.5 डिग्री उत्तर की हो, तो इसका 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण है ना। और अपना कितना 8 अंश 4 से स्टार्ट होते हैं अपन उत्तर में अगर चलना है अपन को तो ठीक है, तो 0 डिग्री के अपन काफ़ी करीब हैं। ठीक, तो इसलिए अपने यहाँ कैसा उष्ण है, थोड़ी सी गर्मी बनी रहती है ऑल टाइम। चलो ठीक, चलो अगला अगला देखते हैं, जल्दी देखो। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। देखिए वहाँ की जलवायु किन किन, अच्छा जलवायु की फैक्टर क्या क्या के जलवायु, ऐसा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या 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 हैं। देखिए पहले क्या है, उसकी स्थिति यानी उसका जोग्राफिकल एरिया क्या है, ऊंचाई कितनी कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से, उसकी दूरी कितनी है, या उच्चावच या उसका जो है कि मतलब कि कौन से स्थान पे प्रेजेंट, जैसे अपन उत्तराखंड साइड चले जाओ, है ना, जम्मू कश्मीर साइड चले जाओ तो वहाँ कितना है, काफ़ी ऊंची हाइटेड हैं वो लोग, हैं, तो वो पहाड़ी इलाका है तो वो काफ़ी ऊंचे रहते हैं, तो वहाँ की जलवायु क्या है, उच्चावच मतलब ऊंचाई के आधार पे भी हो सकती है। चलो आगे देखो, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता का अनुभव होता है। देखिए मैंने कहा जैसे अपन केरल कर्नाटक साइड देखेंगे तो वहाँ क्या नॉर्मल वर्षा हो जाती, कभी भी वर्षा हो जाएगी, है ना, और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, पूरी साल चले जाओगे आप, ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, है ना। मुंबई चले जाओ, है ना, महाराष्ट्र में भी थोड़ी थोड़ी बहुत गर्मी पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता वहाँ पे भी। ठीक, इसीलिए और उसी वक्त अगर आप जम्मू कश्मीर या अपने मध्य प्रदेश में भी आ जाओ तो काफ़ी विविधता देखने को मिलेगी। ठंडियों में कितनी ठंडी पड़ती है, जैसे भिंड मुरैना वाले इलाके में देख लो, तो जब सर्दी का समय रहता है, हाँ, तो उस जनवरी के टाइम पे देखो पाला पड़ता है, पूरी फसल खराब हो जाती है ना, उधर से पबने आती हैं तब पाकिस्तान साइड से, है ना। तो चलो, राजस्थान में मरुस्थल स्थिति, जैसलमेर तथा बीकानेर
बहुत गर्मी वाला स्थान है, देखिए उधर देखिए कितना राजस्थान वाले सेक्टर में कितनी गर्मी पड़ती है ना। उसमें एक वो ऐड देखा होगा, वो ऐड है ना उस पे, क्या वो ऊँट ऊँट अपना वो पीता है, कोको कोला पीता, हाँ। और एक दादा रहते हैं, वो ऐसा सैंड को इकट्ठा करेंगे, उस पे दूध और चाय पत्ती एक साथ एक केटली में डालेंगे, फिर उसके बाद ऐसा ऊपर उस पे रख देंगे, रेत पे रख देंगे, चाय जल्दी गर्म आ जाएगी और आपको कप में दे के पिला देंगे। तो मतलब दे, तो ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखा रहे हैं कि कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे। ठीक, चलो। जबकि जम्मू कश्मीर, जबकि जम्मू तथा कश्मीर है ना कि द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंडी परतें हैं। तटीय क्षेत्रों जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्य रहती है। देखिए मैंने वही बताया आपको, हैं वे ना ही अधिक गर्म हैं ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है। ये इसका नाम क्या है, मौसमराम, है ना। इसको नोट लिख लें, ये देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, विश्व की बोल रहे हैं, है ना, विश्व की सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है, मौसमराम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। देखिए किसी किसी वर्ष वर्षा ही नहीं होगी, बताओ। हम्म तो इसलिए वहाँ इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी कारणवश यही तो बोल रहे हैं कि जो मानसूनी जलवायु होने के बावजूद भी क्षेत्रीय विविधता है। ये अपना पूरब में हो गया है ना मौसमराम, है ना। और इधर जैसलमेर पश्चिम में देख लो, तो इतना देखो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, फिर भी देखने को ऐसी विविधता मिल जाती है। चलो, अब एक टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, जल्दी फास्ट करते हैं, है ना। चलो, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं, है ना, पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल का पेड़ देखिए, है ना। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति की डेफिनेशन क्या है या परिभाषा क्या है, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजाए जाते हैं, वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति हैं। कहा जाता है कि आप ठीक, कहा जाता ठीक है। क्या आप क्या आपने कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें वर्षा की मात्रा सबसे सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की भिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए, अब इसमें अपन ने क्या ऊपर क्या पढ़ा था, क्षेत्रीय विविधता है जलवायु में भी, तो क्षेत्रीय विविधता जलवायु में, तो वनस्पति में भी क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलेगी। ठीक, जलवायु क्या कर रही है, वनस्पति को भी इफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। ठीक, चलो, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, ये पढ़ो आप। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये भिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, है ना, एरोजन होता है ना, मिट्टी का कटाव, उसको बचाती हैं क्या, जड़ें, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। चलो, हो गया। वनों से ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक, अब जैसे जंगल वाले इलाके में चले जाओ, तो वहाँ पे काफ़ी सारी
चीज़ें लोग कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। ये जो वन्य हैं वो क्या है, जो प्राकृतिक जीव हैं उनके निवास स्थान हैं। जैसे शेर मान लीजिए, शेर अपने घर में थोड़ी रहेगा, शेर तो कहाँ रहेगा, वन में ही रहेगा। हाँ, सियार देख लीजिए, लोमड़ी देख लीजिए, है ना, और भी जानवर हैं, हाथी देख लीजिए, है ना, तो वो अपने जंगल में रहते हैं, तो उनका निवास स्थान क्या है, वन्य जीव, वन्य है। चलो, पेड़ों की अनाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो रही है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। ये आपकी एक्टिविटी है। आप लोग अपने गांव में कम से कम एटलीस्ट कुछ ना करें तो अपने घर में ही 10 पेड़ लगा लें। और अपने जो मित्र हैं, मित्र सर्कल को भी बताएं कि भाई 10 पेड़ लगा लीजिए, सर ने बोला है। ठीक, ये अपने लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ ही प्रकृति के लिए और अपने आने वाली जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, आप लोग लगाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक, चलिए, और उन पे पानी भी डालना। पेड़ लगाना, देखिए हमारे देश में हर साल पेड़ लगते हैं। पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात क्या है, उसे लंबे समय तक उसमें पानी देना, जब तक वो उस प्रॉपर अपनी उस स्थिति में ना आ जाए कि वो खड़ा हो सके, तब तक आपको उसमें पानी देना। एटलीस्ट 1 साल तो आपको पानी देना पड़ेगा, है ना, जब तक एक गर्मी नहीं निकाल लेता, क्योंकि अक्सर पेड़ गर्मियों में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, तो इसलिए आपको एक गर्मी तक पानी देना है उसमें, तो जिस कारणवश वो अच्छे से हो जाए। चलो ठीक, चलिए, तो आप सभी का ये काम है, आप लोग करेंगे, मुझे विश्वास है आप ईमानदारी से करेंगे, एटलीस्ट 10-10 पेड़ सब लोग लगाएंगे। ठीक, चलो, हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अपने अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। चलो, इसको एक्टिविटी को पढ़ लो। लीला के माता पिता ने उसके जन्मदिन का, अच्छा ये वो, चलो छोड़िए, ये तो देख लीजिए। हाँ, जैसे आप किसी का बर्थडे है ना, या किसी की शादी ब्याह है, या कुछ घर में प्रोग्राम है, हाँ, या कोई गेस्ट आए हैं, तो इस ऐसे उस पर लगा लेते हैं। तो ऐसा ही एक लीला नाम की एक छात्रा है, उसका बर्थडे है, तो उसके जो माता पिता उन्होंने ऐसा कहा कि आप लोग एक पेड़ लगा लें। चलो ठीक है ना, पेड़ पौधों से अच्छी सुंदरता आती है। हाँ, अपने अपने अगर अपने घर में लगे हैं तो कितनी सुंदरता बनी रहती है, छाया बनी रहती है। हाँ, चलो ठीक, ये सर्किल देख लीजिए। हाँ, क्या पेड़ों से हमें कितनी सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये देख लीजिए, है ना, अपना पूरा एक वो चलता है इससे, है ना, इकोसिस्टम इसी से चलता है। वन्य प्राणियों के बारे में देख लो, वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ते हैं। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होते हैं, ऊपर ही देख लिया। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, सरीसृप जो घिसट के चलने वाले हैं, उभयचर जस्ट लाइक का मेढक है ना, उचक उचक के चलते हैं, है ना, जो जल और पानी दोनों में रहते हैं। पक्षियों, स्तनधारियों, है ना, स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं जानवर, है ना, कीट है ना, छोटे छोटे कीट्स होते हैं, या कृमियों का निवास स्थान है। ठीक, ऐसे कई सारे जानवर उसमें क्या वनों में रहते हैं। चलो, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन, इसको लिख लिए, गुजरात में कौन से वन हैं, गिर वन हैं। ठीक, गुजरात में कौन से वन हैं, गुजरात में गिर वन हैं, जो किसके लिए, एशियाई शेरों के निवास के लिए विख्यात हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लें ना। गुजरात के गिरों के वनों में क्या पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक, चलो, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। ठीक, हाथी और गैंडा कहाँ पाए जाएंगे, जो एक सींग वाले गैंडा हैं, देखेंगे ना आपने कभी डिस्कवरी में देखा होगा, एक सींग वाले, है ना, जो अपने मुंह के ऊपर जस्ट उसके ऊपर निकला रहता है। ठीक, चलो, है ना, देखो ऐसा ऐसा निकला रहेगा। ये अगर मान लीजिए उसका ये मुंह हो गया, है ना, ये गैंडे भाई साहब का मुंह हो गया, तो
तो ये ऐसा ऐसा सींग निकला रहेगा उसका। हाँ, ये उसकी ऐसा, ये उसकी आँख हो गई। ठीक, चलो, ऐसा उसका सींग निकला रहता है। अच्छा, हाथी कहाँ है? केरल तथा कर्नाटक, केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। केरल और कर्नाटका में तो कितनी सारी हाथियों के बारे में न्यूज़ आती रहती है। कभी किसी ने मार दिया, कभी किसी ने मार दिया। अभी कुछ दिन पहले एक घटना आई थी, किसी ने वो कुछ रॉकेट्स हैं, वो क्रैकर्स, पटाखे, उसको ऐसे खिला दिए, वो फट गए, तो फिर उसका पूरा, चलो उसको छोड़िए, है ना। चलो, क्या मैं बता रहा हूँ आपको। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में, कच्छ गुजरात में, जहाँ से समझ गए, रण के कच्छ में क्या गधे पाए जाते हैं। अच्छा, गुजरात से कौन है हमारे, चलिए, है ना, रण के कच्छ में, रण क्यों बोलते हैं उसे, हाँ, रण के कच्छ में। एक नाम सुना होगा, रणछोर, सुना है आपने नाम? रणछोर वही है, रण का कच्छ। चलिए, में पाई जाती हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसे जूम कर लें, ये अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। चलो, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में पंछी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बदक इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पंछियों को उनकी प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। अच्छा, आप बताइए यार, कौन कौन से, बताइए ना, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान घूम घूम के आए हैं ना। आपने किन किन पंछियों को देखा है ना? इंदौर का देख ही लिया होगा, भोपाल का तो लगभग लोगों ने देखा होगा। हाँ, बताना किस किस ने कहाँ कहाँ का देखा है ना। शिवपुरी का देखा होगा। चलो, उद्यान शिकारियों, क्या, हाँ, शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं? उद्यान क्या करते हैं? शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? चलिए, आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में बताएं। हाँ, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा एवं करैंत प्रमुख हैं। करैंत, अब देखो, कोबरा तो मैं देखा, हाँ, वो अपन काला वाला सांप रहता वो है। करैंत नहीं जानते हम, क्या है करैंत। चलो, वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाला वन्य जीव की प्रजाति तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना पर हस्त परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरुआत की है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? ठीक है, जैसे जैसे अपना कौन सा देख लीजिए, हाँ, शिवपुरी में नेशनल पार्क देख लीजिए। हाँ, शिवपुरी नेशनल पार्क, तो उसमें भी है ऐसे, उसको लिए बनाया गया ना। और कहाँ पे है अपना, इधर इंदौर में देखोगे तो राला मंडल है। राला मंडल सियार के लिए फेमस है, और कई और सारे जानवर हैं उसमें। चलो, ठीक है, ये चलो नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के भिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, इत्यादि, है ना। जैसे देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, शिकार कर लाएंगे, है ना। जैसे शेर को शिकार करते हैं, क्या, उसकी जो खाल रहती है, उसे खाल को निकालेंगे, उससे क्या बनाते हैं, वो बजाते हैं ना यार, क्या, तबला।
तबला बनाने के लिए उसकी खाल का उपयोग किया जाता है ना, जैसे और उसके लिए ढोलक बनाने के लिए है, उसके जानवरों का, जैसे कुछ कोई से भी जानवर की खाल ले सकते हैं तो ऐसे अगर उनके दांतों के है ना, दांतों से वो हाथी के दांत कितने महंगे होते हैं, तो ऐसा क्योंकि कुछ लोग इसी के लिए शिकार करते हैं, ठीक, किसके लिए, पैसा आए हमारे लिए। तो आप लोग अगर ऐसी चीज़ अगर ना खरीदेंगे तो क्या होगा, इन लोगों की अपने आप रक्षा हो जाएगी, है कि जब कोई खरीदेगा नहीं तो फिर वो ये अपना जो व्यवसाय है ये छोड़ सकते हैं वो लोग। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं तथा वन्यजीवों के निवास को संरक्षित करने के लिए जागरूकता लाई जा सके, इसलिए हम क्या मनाते हैं, वन्यजीव उत्सव है ना, उत्सव या महोत्सव। चलिए ये न्यूज़ है, देखिए, ब्लेजन टाइगर रिजर्व मस्ट बी रिलोकेटेड, है ना, ये देखिए कैसे कितनी न्यूज़ यहाँ कभी कभी दिखते हैं ना घर पे, टाइगर क्राइसिस हैव बीटन इनफ टू चेक द पंचिंग। देखिए पूरी न्यूज़ ही न्यूज़ भरी है टाइगर इसके बारे में। चलो ठीक है, द बिग कैट्स विसिंग फ्रॉम द उत्तरांचल, चलो ऐसी उल्टी, चलो। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है इसके क्वेश्चन जो बीच बीच में रहते हैं वो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में। देखिए शिकारी, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ चलो पहला क्वेश्चन, शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं, जो बाघ रहते हैं उन्हें क्यों मारते हैं। हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा। क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्रों या ऐसे चिड़ियाघरों देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है। चलिए देखिए, अब तीनों पे वर्क करिए और फिर आपका जो भी स्टेटमेंट आता है वो बताइएगा। हाँ क्या स्टेटमेंट है आपका, देखते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी देखिए वाकई में आप करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा, पीएससी में पूछ सकते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं ना, तो इसलिए पीएससी का सीधा क्वेश्चन देखिए कहाँ से बना, यहाँ से ये क्वेश्चन दिया है, कहाँ से, एनसीईआरटी की 6th क्लास में दिया। अब आपसे पीएससी में पूछ लिया, आप फिर कह रहे हैं कि यार क्या करें यार, क्वेश्चन समझ में नहीं है कहाँ से बना। क्वेश्चन समझिए कहाँ से बना, यहाँ से वन्य जीव वाले टॉपिक से क्वेश्चन बन गया, ठीक। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो उधर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप अभी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। एटलीस्ट कितना, आप छोटे बच्चे हैं वो 100 वर्ड में लिखेंगे, और जो बड़े लोग हैं वो कितने, लगभग 500 या 800 वर्ड में इसे लिखें, ठीक है। 1000 वर्ड में लिखने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि टॉपिक इतना लेंदी तो है, बट आप नॉर्मल इसे लें क्योंकि 6th क्लास में है जी, ठीक। चलो लिखिए बट, है ना, इसके ऊपर लिखना आप लोग। प्रवासी पक्षी देखिए, कुछ पक्षी क्या है, पिंटेल, बदक, कार कार्ल्यू, फ्लेमिंगो, है ना, आस्पेल, है ना, ये ऐसी हैं। तो ये क्या है, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। ये कुछ पक्षियों के नाम हैं, है ना। देखिए देख लिया ना, ये अपने प्रत्येक एक मौसम है, सर्दी के मौसम में हमारे इधर आएंगे। और छोटी लिली स्टेट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, ये का आर्कटिक प्रदेश से इकाई 2.5 सैकड़ा 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। देखिए ये 15 ग्राम की जो चिड़िया है, कहाँ से, इतने दूर से, आर्कटिक प्रदेश है ना, आर्कटिक जो ठंडा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा प्रदेश है, वहाँ से अपने यहाँ आ रही है 8,000 किलोमीटर दूर उड़ते हुए। समझ सकते हो ना, तो भारत की खूबसूरती यही है, कहीं भारत में कहाँ कहाँ से आते हैं। चलिए ठीक है, इसके लिए इतना काफ़ी है। चलो चैप्टर हो गया ख़त्म, जल्दी से क्वेश्चन आंसर देख लो। देखिए अभी मैंने कहा क्वेश्चन मिल गया, ऐसा ही पीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी
अति महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप लोग देखते रहे, है ना। चलो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इनके आंसर देखना आप, अगर नहीं बनते हैं तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको करवाऊँगा। चलो, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारत में विभिन्न मौसम के नाम लिखिए। मौसम अपन ने देखे थे कौन कौन से थे। चलो, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, टिक करवाई थी डेफिनेशन। चलो जल्दी, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, टिक करवाया था। जल्दी लगाओ, कमेंट करो इसके लिए। चलो, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं। चलो ये भी बताओ, अपन ने पढ़ा है, इनके बारे में भी पढ़ा है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। चलो कमेंट में तीनों आंसर जल्दी कमेंट में करो। चलो, इन खाली स्थानों को भी बताओ, जल्दी बताओ। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, क्यों चलती हैं, इसका कारण क्या है और कहाँ चलती हैं, चलो बताओ। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खाली स्थान मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। कौन से मानसून से वर्षा होती है ना, कौन से मानसून, जो मानसून लौटेंगे ना, या कौन सा मौसम है उस वक्त वर्षा होगी। चलो ठीक है, गुजरात के डैश वन में डैश निवास करते हैं, कौन से, बताया था ना, खाली स्थान दोनों भरें। चलो जल्दी भरो, जल्दी से मुझे बताओ, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक, चलो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और क्या कहें आपके लिए। ठीक है, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारा इतना साथ दिया। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो, साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक, और लाइक ज़रूर करना है ना, वीडियो को देख के मत चले जाया करो यार। ठीक, क्योंकि लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ है। ठीक, चलो अब आगे बताएं आप, मैं क्या करूं आगे। क्लास 7th का पढ़ाना स्टार्ट कर दें, है ना, क्योंकि आज देखिए अपना 8 है, इसमें 6 क्लास में जो 8 चैप्टर थे, 8 को कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी ख़त्म कर दी। आप कहेंगे तो कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाएं, या फिर इसी को 7th क्लास ज्योग्राफी कर दें, है ना। ऐसे ऐसे करके अपन 12th तक चलते हैं। बताइए आपकी क्या राय है, वो राय बताएंगे, फिर उसके बाद अपन जो भी बनेगा वो करते हैं। ठीक, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। ठीक, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। ठीक, सब्सक्राइब, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चैनल को देखिए, जब भी आप नाम डालेंगे, है ना, या इसके जो चैनल के लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो मेरी पुरानी वीडियो है वो भी, उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालिए, वहाँ से जाके देख लें। ठीक, साथ ही हमें टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और क्या, हाँ, दोनों चीज़ों पे फॉलो कर लें। ठीक, और जो भी अपडेट्स आएँ, देखिए नई नई वैकेंसी आ रही हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बन रहा है, तो उनको भी देखते रहें। जो भी वैकेंसी आती है उन पे देखिए, हर वैकेंसी में आप फॉर्म भरते रहें, कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि आप उससे अपना एक एनालिसिस बनता है कि हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इतने टाइम में, है ना, तो उससे अपना एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो आप जो भी आ रहे हैं तो उसको भी करें। ठीक, चलिए, और कुछ, अगर आपको और कुछ मुझसे पूछना है तो आप वो भी बता दीजिएगा ना, तो मैं उसका भी आपको कुछ, जो भी सॉल्यूशन होगा वो अपन मिलके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।